Hello students, today in this lecture we will discuss geometric progression some topics। तो बेटा देखिए कुछ टॉपिक अभी और भी रहते हैं, कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स और हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हैं, तो उनको आज फिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या है, हमने अभी तक पढ़ा था कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो बेटा सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता था? sum of n terms of a GP Sn equal to a into r raised to the power n minus 1 upon r minus 1 where r is greater than 1 and Sn equal to a into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r when r is less than 1। तो ये दो फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है बेटा। इससे पहले हमने nth टर्म पढ़ा था, nth टर्म ऑफ जीपी, और वो क्या होता था बेटा? an इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1, जिसको हम लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये जो फॉर्मूला है, ये डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं। nth टर्म ऑफ जीपी an इक्वल टू a आर की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी इज दिस। अब इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्या होगा यहाँ पे, क्या करने जा रहे हैं हम कि सम तो हमारे पास ये आ गया, एन टर्म्स का सम। अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो आप सम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है बेटा, लास्ट टर्म गिवन है तो आप सम कैसे निकालेंगे? तो बेटा देखिए सम कैसे निकालेंगे। हम इस इक्वेशन को देखो, इसको लेके आते हैं यहाँ पे। प्रोसेस दोनों का एक ही है, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात एक ही है। तो देखो मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, तो ये बन जाएगा एस एन इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, ठीक है ना। मैं इस वाले केस को लेके चल रहा हूँ। तो आप देखो मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, a इंटू आर रेज़ टू द पावर n अपॉन आर माइनस 1 माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, ठीक है ना। और सेपरेट ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखो a इंटू आर की पावर n को देखो लिख सकता हूँ मैं r की पावर n माइनस 1 इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। देखो r की पावर n है, r की पावर n माइनस 1 इंटू आर की पावर 1 क्या हो जाएगा? r की पावर n हो जाएगा। और देखो ये जो वैल्यू है मेरे पास किसकी होती है? ये l की होती है, लास्ट टर्म है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, और दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। जब लास्ट टर्म गिवन है तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। ऐसे ही r इज लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जब एल आर माइनस ए हो गया अपॉन आर माइनस 1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा जब लास्ट टर्म आपको गिवन होगा और r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये फॉर्मूला बनेगा, और r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो लास्ट टर्म अगर गिवन है तो एन टर्म्स का सम आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आते हैं हम, लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद आते हैं बेटा हम किस पर, कि जब हमारे पास n की वैल्यू, ठीक है ना, देखो फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी आ गया, ठीक है ना। और ये हमने आपको डिस्कस कर ही लिया, एस एन इक्वल टू ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर व्हेन लास्ट टर्म एल इज गिवन। अब नेक्स्ट आते हैं कि एस एन हमारे पास दे रखा है बेटा, क्या? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। और अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हमने अभी फॉर्मूला बताया आपको, एस एन इक्वल टू ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। तो ये भी फॉर्मूला है एन टर्म्स का सम फाइंड करने का, और ये भी फॉर्मूला है एन टर्म्स का सम फाइंड करने का, दोनों फॉर्मूले हैं। यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है तो आपको ये लगाना है, अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसके आगे चलते हैं, तो बेटा क्या बन जाएगा? देखो एस एन इक्वल टू
ए का मल्टीप्लाई कर दूं क्या हो जाएगा, ए माइनस ए आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना। मैं इसको क्या लिख दूंगा, एस एन इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, सेपरेट कर दिया। ये फॉर्मूला कब है, जब आर इज लेस देन 1 है, ठीक है ना। आर इज लेस देन 1 है तो बेटा अब देखो कि अब पूछेगा आपसे कभी कि इस जीपी का, कोई जीपी दे रखी है, आप उसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। तो बेटा इनफाइनाइट टर्म्स का सम तो तभी निकालेंगे जब जीपी कैसी होगी हमारे पास, कैसी होगी, जब कॉमन रेशियो कैसा होगा उसका -1 to 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। जब कॉमन रेशियो क्या होगा, -1 to 1 लाई कर रहा होगा, तभी हम निकालेंगे उस जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालेंगे, अदरवाइज हम फाइंड ही नहीं कर सकते। अगर फाइंड करेंगे तो उसका सम ही आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं दो टाइप की यहाँ पर सीरीज लेता हूँ। मान लीजिए कि एक मेरे पास सीरीज है 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 की पावर 3, ठीक है ना, प्लस अप टू सो ऑन। और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 1, जैसे मान लो कि 4 2 1 1/2 एंड सो ऑन। तो ध्यान रखना है कि जब हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालते हैं तो आर की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, तभी आएगा सम, अदरवाइज सम आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। इनफाइनाइट टर्म्स का सम आप फाइंड नहीं कर सकते। अगर आर की वैल्यू -1 to 1 रहेगी तो आंसर आएगा, अगर इसके बीच में नहीं है तो आंसर या तो इनफाइनाइट जाएगा या फिर माइनस इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू तभी पॉसिबल है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम ही पूछेगा आपको, जब भी पूछेगा जब आर की वैल्यू -1 to 1 लाई कर रही होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो आर की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर देखिए इस सीरीज में जो कॉमन रेशियो होगा कितना है, 4 से डिवाइड करूंगा 2 को कितना हो गया 1/2, और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 1 से डिवाइड करूंगा 3 को 3 से डिवाइड करूंगा 3 स्क्वायर को 3। तो यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर क्या है, लेस देन 1 है। तो इस केस में तो आपसे पूछ लेगा कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, लेकिन इस कंडीशन में आपसे अगर पूछता भी है, अगर आपसे कभी पूछ भी लेता है कि बताइए जब r ग्रेटर देन 1 है तो आप बताइए इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी क्यों होगा कि देखो टर्म बढ़ते जा रहे हैं तो इनफाइनाइट टर्म्स का टर्म इनफाइनाइट होना ही होना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसका नहीं पूछेगा कभी भी आपसे, अब वो ऐसी सीरीज का सम पूछेगा इनफाइनाइट टर्म्स का कि जिसका जो कॉमन रेशियो है वो -1 to 1 लाई कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अब इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने जा रहे हैं तो आर की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब हमने क्या करना क्या है कि मुझे इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, तो लिमिट को मैं क्या कर दूं, एन को, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स को कहाँ जाना है, इनफाइनाइट टेंड करना है, ठीक है ना, इन्फिनिटी को टेंड करा देना है। एन को किसको टेंड करा दूं, इन्फिनिटी को टेंड करा दूं, ठीक है ना। तो टेकिंग लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। लिमिट को अप्रोच करा दिया मैंने इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू, यहाँ तो हमारे पास एन है नहीं, जब एन है ही नहीं तो यहाँ पर जो है लिमिट काम नहीं करेगी, क्योंकि लिमिट उसी पर काम करेगी जिसकी लिमिट लगी हुई है। जैसे एन को अप्रोच कराना है इन्फिनिटी को, जो एन है मेरे पास, एन को ही तो अप्रोच कराना है इन्फिनिटी को, तो यहाँ तो बेटा एन है ही नहीं है हमारे पास, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर एन है तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए आर इज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देखिए आर की वैल्यू कितनी है, -1 to 1 है, तो बेटा आर की वैल्यू जब -1 to 1 है और एन कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब एन क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू जब -1 to 1 है और एन की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, तो देखो -1 और 1 के बीच का अगर कोई भी नंबर ले रहे हैं आप, कोई भी ले लो और उसकी पावर करिए, उसकी पावर बढ़ाते जाइए तो वो नंबर और छोटा होता जाएगा, ठीक है बेटा। और जब छोटा होता जाएगा तो जब हम इन्फिनिटी पावर कर देंगे तो वो आंसर ही 0 हो जाएगा, मतलब 0 को टेंड कर जाएगा, अप्रोक्स 0 ही हो जाएगा वो,
ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास 0.1 है, ठीक है बेटा, 0.1 है। अब 0.1 -1 और 1 के बीच का नंबर है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 0.1 का क्यूब कर दूं, 0.1 की पावर 4 कर दूं, 0.1 की पावर कितना कर दूं, 10 कर दूं, 0.1 की पावर 100 कर दूं, ठीक है ना, 0.1 की पावर 1,00,000 कर दूं, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 0.1 का स्क्वायर किया तो कितना होगा 0.01, इसका क्यूब किया 0.001, ठीक है ना, इसका 4 किया 0.0001, इसकी पावर 10 की तो मैंने क्या 0.00000000, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 333। और ये तो एग्जैक्ट हो क्या रहा है, देखो स्क्वायर किया तो 0.01 था आंसर, अगर क्यूब किया तो देखो और छोटा हुआ, 4 पावर कर दी मैंने तो और छोटा हो गया, 10 पावर कर दी तो बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना, 100 पावर कर दूंगा तो और छोटा जाएगा। अब जब मैं इस पावर को इन्फिनिटी को टेंड करा दूंगा, मतलब बहुत बड़ी पावर कर दूंगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो आंसर हो जाता है वो आपका 0 हो जाता है। तो इसलिए लिमिट को मैंने n को इन्फिनिटी अप्रोच कराया, तो ये s इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r, और ये बन जाएगा आपका 0। तो ये बेटा फॉर्मूला हो गया आपका इनफाइनाइट टर्म्स का सम। कभी भी आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे s इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r, ठीक है ना। दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP व्हेन r लाइज बिटवीन -1 to 1, ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। देखो ये क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज क्या है, और 2, 6, 18 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म आपको गिवन है कितना है 4374, ठीक है बेटा। ये आपको लास्ट टर्म गिवन है, इस सीरीज का सम करना है। अब सम के लिए हमारे पास देखो क्या है, मुझे पता चल रहा है कि मैं चेक कर लूँ कि कौन सी जीपी है, एपी है। तो देखो 2 से डिवाइड करूँगा 6 को 3 आया, 6 से डिवाइड करूँगा 18 को 3 आया, तो कॉमन रेशियो जो बनना है वो 3 बनना है, तो इसका मतलब ये जीपी है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2, कॉमन रेशियो कितना हो गया 3, और ये एल हो गया बेटा 4374। दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब मुझे क्या निकालना है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसका सम निकालना मुझे, लास्ट टर्म की बना है तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, सम का फॉर्मूला होता है। अब देखो r क्या है मेरे पास 3 है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, पता ही आपको। जब इसका जो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये बनेगा बेटा LR, ठीक है ना, माइनस LR माइनस A/R-1, जैसा कि अभी फॉर्मूला प्रूव करवाया था, LR माइनस A/R-1। तो बेटा L की वैल्यू कितनी है 4374, मल्टीप्लाई R कितना है 3, माइनस A कितना है 2, अपॉन R कितना है 3 - 1। सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 21 22, और 3 3 जा 9, और 2 11, 3 4 जा 12, 13, -2 अपॉन 2। तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास 13120 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0, 6560 इज द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स, सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। अब n टर्म्स का सम निकालना है। देखो क्या सीरीज है, 7 + 7 7 + 7 7 7 + 7 7 7 7 प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन है और इसका हमें सम निकालना है।
एन टर्म्स का सम निकालना है। देखो 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 7 7 ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 1 7 या 2 7 3 7 4 7, अगले में 5 7 फिर 6 7 ऐसे चलता जाएगा। तो इसका एन टर्म्स का सम निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो जो नंबर दे रखा होता है आपको क्या करना है, इसको 9 बनाना है। क्या बनाना है, देखो यहाँ पर 9 होना चाहिए। 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस 9 9 9 9, ऐसे क्वेश्चन में हमें 9 बनाना पड़ता है। तो देखो 9 कैसे बनेगा, सबसे पहले तो मैं 7 कॉमन लूंगा, इसमें से 7 कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। ठीक है ना, इसका सम निकालना है मेरे को। अब मुझे क्या करना है बेटा, जब मैंने 7 कॉमन लिया, अब मैं क्या करूंगा 7 बाई 9, 9 से डिवाइड करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस अप टू 9 9 9 9 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। ये मेरे को एन टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है बेटा, आप देखिए 7 बाई 9, इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 10 माइनस 1, प्लस इस 99 को क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ। इस 999 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर क्यूब माइनस 1, क्योंकि 1000 माइनस 1 हो जाएगा। अब प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स। ठीक है ना, एन टर्म्स का सम निकालना है। अब देखो 7 बाई 9, देखो ऐसा क्यों किया हमने, 99 क्यों बनाया, क्योंकि मुझे जीपी मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो 10 प्लस, देखो पहली जो 10 वाले टर्म्स हैं इनकी अलग जीपी बना लीजिए। 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन कितने टर्म्स, एन टर्म्स। एन टर्म्स का सम निकालना है। फिर माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, एन टाइम्स माइनस 1 आएगा तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू एन टर्म्स। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बाई 9, 10 इंटू 10 स्क्वायर 10 क्यू, ये एन टर्म्स का सम, ये जीपी बन गई। जीपी का सम आपको बताइए क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। यहाँ पर आर की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको 10 है, 1 से बड़ी है ऑब्वियसली, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ठीक है ना, और माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम्स ऐड होगा तो एन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 7 बाई 9, और मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू 10 बाई 9। देखो 10 बाई 9 इंटू 10 की पावर एन माइनस 1 माइनस 7 बाई 9 का मल्टीप्लाई एन में कर दूंगा 7 बाई 9 एन, और इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके लिख सकता हूँ तो बेटा ये हो जाएगा 70 बाई 9 81 इंटू 10 की पावर एन माइनस 1 माइनस 7 बाई 9 एन। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया, एन टर्म्स का सम निकल के आ गया 70 बाई 81 इंटू 10 रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 और माइनस 7 बाई एन इंटू एन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो, चाहे 5 5 आ जाए, 7 7 आ जाए, 8 8 आ जाए, 2 2 आ जाए, सबसे पहले उसको कॉमन लेना है, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और उसका आंसर आपको निकाल देना है। देखो ये एन टर्म्स का सम है, इसका मतलब है मैं जो वैल्यू लगाऊंगा उतने टर्म्स का सम मिलेगा। जैसे मान लो कि मैं 2 टर्म का सम निकालना चाहता हूँ, तो 2 टर्म का सम कितना हो गया 77 प्लस 7 कितना हो गया, ये हो गया 84। ठीक है, तो 84 आना चाहिए। अगर एन की जगह पे मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे तो आंसर आ जाना चाहिए आपका 84। देखो चेक कर लो। ठीक है, देखो 70 बाई 81 मल्टीप्लाई एन की जगह पे 2 लगाऊंगा तो 10 की पावर 200, 100 माइनस 1 कितना 99, और माइनस यहाँ 2 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 14 बाई 9। ठीक है ना, देखो 9 से कैंसिल कर दूँ 11, 9 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास कितना 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 70 से कितना हो जाएगा 770 और माइनस 14 बाई 9। इसको सॉल्व कर दो, 770 माइनस 14 कितना हो गया 770 माइनस 40 56 हो गया, 756 अपॉन 9, 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 8 टाइम्स जाएगा और 3 84 आ गया, आगे ना। तो इसका मतलब ये एन टर्म्स का सम ऐसे ही नहीं है। एन टर्म्स का सम का मतलब ये है कि जो वैल्यू आप लगाओ, जैसे 2 लगा दिया तो 2 टर्म का सम बताएगा, 3 लगा दिया यहाँ पर तो ये 3 टर्म्स का सम ही आएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसका आंसर ऐसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। क्या है हमारे पास, ये है सम ऑफ इन्फानाइट जीपी। अब आपको ये हो ही गया है सम ऑफ इन्फानाइट जीपी। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/2 1/3 का स्क्वायर, सम ऑफ इन्फानाइट जीपी
सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या है 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 1/2 की पावर 5 प्लस 1/3 की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। देखो क्या हो रहा है, पावर एक एक बढ़ रही है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1/2 है, यहाँ 1/3 स्क्वायर है, 1/3 स्क्वायर है, यहाँ 1/2 क्यूब है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो मिलेगा मेरे को कितना 2/9 मिलेगा, और जब मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो बेटा ये मिलेगा 9/8। तो कॉमन रेशियो तो सेम है नहीं, इसका मतलब ये जीपी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा बेटा कि इसमें से ये वाले टर्म जो 2 वाले हैं उनको अलग कर दूंगा, 3 वालों को अलग कर दूंगा, जिनके नीचे 2 आ रहे हैं ना उनको अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दो बेटा। 1/2 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, और प्लस ये 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन, ये हो गया। अब इसमें से मैंने क्या किया कि 1/2 तो बेटा कॉमन आ रहा है मेरे पास यहाँ पर से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, और प्लस 1/3 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। कॉमन नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। तो ये बेटा 1/2 इंटू, देखो यहाँ पर कॉमन रेशियो 1/2 है, यहाँ कॉमन रेशियो 1/3 है। आपको पता है कि जब इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है तो r कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 to 1। तो देखो -1 to 1 ही लाई कर रहा है, क्योंकि r कितना है यहाँ 1/2, यहाँ पर r कितना है 1/3, -1 to 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। सम आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, a/1 - r। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 1/1 - r की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 नहीं है 1/4 है, ठीक है ना। यहाँ पर जो सम है वो कॉमन रेशियो है 1/4 है, और यहाँ पर जो कॉमन रेशियो 1/9 है बेटा, ध्यान रखना। 1 से डिवाइड करेंगे 1/2 स्क्वायर को तो 1/4 ही आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 1/3 स्क्वायर को 1/9 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका रेशियो जो कॉमन रेशियो है वो 1/4 है, इसका कॉमन रेशियो 1/9 है, प्लस 1/9 तो मेरे पास ये हो गया। और इसका भी सम करूंगा, a/1 - r लगाऊंगा तो a/1 - r का मतलब 1/9, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा 1/2 इंटू 4 × 4 - 3/4, और 4 ऊपर जाएगा 4/3 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/9, 9 ऊपर जाएगा 8, 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, ये हो गया 2/3 प्लस 1/8, 2/3 प्लस 1/8 इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 2 16 प्लस 3 19/24, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस इन्फानाइट अगर ये चलती रहे, अगर ये इन्फानाइट को टेंड करे, ये सीरीज बहुत आगे जाए, इन्फानाइट टर्म्स तक जाए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सम 19/24, ठीक है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रेशनल वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है ना। कोई भी डेसिमल में पॉइंट दे रखे होते हैं, डेसिमल में आपको वैल्यू गिवन है, जैसे मान लो 3.52 पे बार, ये डेसिमल में है तो इसका p/q फॉर्म पूछ लेगा आपसे, तो ये भी जीपी का क्वेश्चन बन जाता है। वैसे आपने 9th क्लास में बहुत सारे पढ़े होंगे इस टाइप के, x मान लेते हैं, फिर 10 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, और इस तरीके से हम p/q की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जीपी का प्रोसेस है, ठीक है, जीपी का यूज है। यहाँ पर जीपी का यूज कैसे है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैंने इसको मान लिया 3.522222 ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या लिख दूंगा 3.5, ठीक है बेटा, ये 3.5 प्लस 3.02 प्लस 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा 0.02 0.02 0.002 प्लस 0.0002 प्लस अप टू सो ऑन। देखो ये अगर मैं ऐसे टर्म्स को ऐड करूंगा तो देखो यही मिलेगा मेरे को, ध्यान रखना, ठीक है। 3.5 प्लस 0.02, देखो इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया 3.52। अगर 3.52 में ये ऐड करूंगा तो 3.522 आ जाएगा, फिर उसको इसमें ऐड करूंगा तो 3.5222 आ जाएगा, तो ऐसे करके 22 बढ़ता जाएगा। तो बेटा इसको मैं लिख दूंगा, देखो 3.5 है 7/2 आ जाएगा, प्लस अब आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2/100, इसको लिख सकता हूँ 2/1000, इसको लिख सकता हूँ 2/10,000 प्लस अप टू सो ऑन 7/2 प्लस, देखो इसमें से 2/10 कॉमन आ रहा है, 2/100 कॉमन आ गया,
2/100 कॉमन आ गया तो ये 1 हो गया, ये 2/100 कॉमन आ गया 1/10 हो गया, यहाँ 2/100 कॉमन आ गया 1/10 स्क्वायर बचा प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है ना, ये हो गया 7/2 प्लस 2/100 का मतलब हो गया ये बन जाएगा मेरे पास 1/50 मल्टीप्लाई, ये इन्फानाइट टर्म का सम है। इन्फानाइट टर्म्स का सम क्या होता है, a/1 माइनस आर, क्योंकि r कितना है 1/10 जो कि लेस देन 1 है, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है 1/10। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 1/50 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 9/10, 10/9 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 7/2 प्लस 1/9 5 जा 45, इसको सॉल्व करते हैं 90 एलसीएम आ जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, 315 प्लस और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 317/90। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो गया, p/q की फॉर्म हो गई। वैसे इसका शॉर्टकट भी होता है, आपको पता होगा कैसे करते हैं बेटा। ये पूरा नंबर लिखो पहले 3.52, जो भी नंबर है पॉइंट सारे हटा दो। ठीक है, पॉइंट हटा दो, सब कुछ हटा दीजिए। ठीक है, बाहर हटा दो, पूरा नंबर लिख दो। कितना हो गया 352 माइनस, इसमें से वो नंबर माइनस करना है जिस पर बार नहीं है, तो बार देखो 2 नंबर पर नहीं है इस पे, तो 35 बनना है ना, तो 35 माइनस कर दिया। अपॉन में उतने 9 लिखने हैं जितने पे बार लगा हुआ। कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो 1 9 लिखना है। पॉइंट के बाद ऐसा डिजिट बताइए कितने डिजिट हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, तो एक ही डिजिट है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, तो एक ही 0 आएगा। तो देखो 352 माइनस 35 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 317/90। देखो ये आंसर हो गया। ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रख लेना, पूरा नंबर लिखेंगे एज इट इज, उसमें से वो नंबर माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है, बार 35 पर नहीं है, तो 35 हमने माइनस कर दिया। अपॉन में उतने 9 लिखने हैं जितने डिजिट पर बार है। 1 डिजिट पर बार है तो 1 9 हो गया। 1 डिजिट पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद देखते हैं, 1 डिजिट पर बार नहीं है तो 1 0 आ गया। ठीक है, तो इससे सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9⁻⁴ देखिए क्या है क्वेश्चन। 9⁻⁴, 9⁻⁴, ठीक है ना, 9⁻1/27 इंटू अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है ना, इसका सम फाइंड करना, मतलब ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको कि कितनी आएगी। 9⁻⁴ मल्टीप्लाई 9⁻⁴ मल्टीप्लाई 9⁻1/27। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा देखो बेस सेम है, देखो 9 9 9 बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस अप टू सो ऑन। ये इन्फाइनाइट जाएगी जी, ये सीरीज तो इन्फाइनाइट जाएगी क्योंकि इन्फाइनाइट जा रहा है बेटा। 9 की पावर देखो इसमें से 1/3 कॉमन आ गया, जब 1/3 में कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, 9 की पावर 1/3 इंटू देखो इन्फानाइट जीपी का सम। इन्फानाइट जीपी का सम आप जानते हो a/1 माइनस आर फॉर्मूला होता है। a कितना है 1 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/3। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 9 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2/3 और 3 ऊपर जाएगा तो 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 9 की पावर 1/2 इट मीन्स 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास सीरीज है इसका आंसर ही कितना होगा 3 होगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। कुछ जीपी की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो बेटा जीपी की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, और सबसे पहले है कि किसी भी जीपी को हम किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, या फिर डिवाइड कर दें तो वो जीपी रहती है। ठीक है ना, पहली कंडीशन ये है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट। अगर नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर हम किसी जीपी के टर्म्स को, एवरी टर्म्स को, अगर हम किसी जीपी के हर टर्म को
किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उस जीपी पर कोई असर नहीं पड़ता, वो जीपी ही रहेगी, ठीक है ना। कॉमन रेशियो भले ही उसका चेंज हो जाएगा लेकिन रहेगी वो जीपी, ऐसा नहीं है कि वो एपी बन जाए या एचपी बन जाए, ठीक है बेटा। सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, रिमेन सेम। ये सारी कंडीशन में क्या होता है, रिमेन सेम। मैं ऐसे लिख देता हूँ कि सेम जीपी रिमेन सेम, ठीक है ना, रिमेन्स जीपी, ऐसे लिख दो रिमेन्स जीपी। तो पहली कंडीशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है ना। तो नॉन जीरो कांस्टेंट से हर टर्म को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रिमेन्स जीपी, जीपी वही रहेगी। सेकंड कंडीशन है कि अगर हम उनके टर्म्स का, ठीक है ना, अगर टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म, ठीक है ना, रेसिप्रोकल करते हैं, हर टर्म का रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दें, तब भी वो रिमेन्स जीपी, जीपी रहेगी, उस पर कोई असर नहीं आएगा। जैसे मान लो कि 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये क्या है, जीपी है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 1 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये भी जीपी है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जीपी चेंज हो जाए कुछ और बन जाए, एपी बन जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट। देखो जैसे मान लो कि मेरे पास कोई जीपी है, और जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये जीपी है। अगर मैं इसमें किसी नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मान लो कि मैंने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, या फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो 5 ये हो जाएगा 10, 5 का मल्टीप्लाई 5 × 2 स्क्वायर और 5 × 2 का क्यूब। तो देखो क्या बना यहाँ पर, कॉमन रेशियो देखो क्या बना, वही है। देखो 5 से डिवाइड कर दो 10 को 2, 10 से डिवाइड कर दो इसको तब भी 2, ठीक है ना, इससे इसको डिवाइड कर दो तब भी 2 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये कि जीपी रिमेन्स, ठीक है ना, रिमेन्स जीपी, कोई दिक्कत नहीं है, जीपी रहेगी। अगला है ईच टर्म रेज टू सेम पावर, ठीक है ना। अगर हम, ठीक है ना, ईच टर्म if any power, ठीक है ना, any constant is multiplied in power, ठीक है ना। अगर हम किसी भी कांस्टेंट को पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कोई कांस्टेंट है हमारे पास, उसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो क्या होगी, जीपी ही रहेगी। जैसे मान लीजिए कि 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 4, ये क्या है, जीपी है। तो अगर मैं इसकी पावर देखो 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, तो मैं पावर में मल्टीप्लाई कर दूँ, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 0 ही रहेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 9 कर दिया और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 12। तो अब देखेंगे तब भी ये जीपी ही है, ठीक है ना, तब भी ये जीपी है, तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है बेटा। तो ये जीपी रहेगी। तो किसी भी, ठीक है ना, इफ़ एनी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड इन पावर, पावर में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पर वो भी क्या रहती है, वो जीपी रहती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, अगली कंडीशन हमारे पास देखो फोर्थ क्या है कि अगर मेरे पास ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन ए आर एन, ठीक है ना, और इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, ए आर, ये एन हो गया, ए आर एन माइनस 1 हो गया, ठीक है ना, ए आर एन माइनस 1, इससे पहले क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस 2, ठीक है ना, ये चलता जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, इसका और इसका, फर्स्ट का और लास्ट का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ए इंटू ए आर की पावर एन, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर एन, ठीक है ना। अब देखो सेकंड और सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो सेकंड और सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ए आर इंटू ए आर की पावर एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर की पावर फिर एन। तो देखो क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ए का मल्टीप्लाई फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई कर दूं वही आएगा जो सेकंड का सेकंड लास्ट से करते हैं, थर्ड का थर्ड लास्ट से करेंगे तब भी मल्टीप्लाई वही आएगा। जैसे एपी में होता है, एपी में एडिशन होता है, फर्स्ट का और लास्ट का एडिशन करोगे वही आएगा जो कि सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है जीपी में, यहाँ मल्टीप्लाई सेम आ रहा है,
ए का अगर ए आर एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आएगा जो सेकंड का सेकंड लास्ट से कर रहे हैं, थर्ड का थर्ड लास्ट से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ना टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लास्ट एंड बिगिनिंग, ठीक है ना, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है ना। अगली कंडीशन है हमारे पास कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स ए बी सी ए पी में है, इफ 3 टर्म्स आर इन जी पी, अब वो टर्म्स मैंने मान लिए ए बी सी, अगर ये जी पी में है तो कंडीशन क्या होगी, देखो ए से डिवाइड करूंगा बी को तो बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना, और सी को डिवाइड करूंगा बी से तो सी बाई बी हो जाएगा। दोनों केस में क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो आएगा, और कॉमन रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है आर इन जी पी, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ए बी सी जी पी में है तो बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी होगा, बी का बी में मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, अगर 3 टर्म्स जीपी में है ए बी सी तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ही लगेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स दे रखे हैं तो बीच वाला जो टर्म्स है, बीच वाला जो टर्म है वो इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अगर सेम आ जाए तो समझ लेना कि वो जीपी है, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लो 4 2 1/2, ठीक है ना, 4 2 1 4 2 1 1/2, ये मेरे पास कोई टर्म्स है, मैंने जीपी ले ली। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसका देखो ये 3 टर्म्स ले लिए मैंने, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर करूँगा, 2 का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो फिर भी 4 आ रहा है, दोनों सेम हो गई। अगर मैं इन दोनों टर्म को ले लूँ, कोई भी ले सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स ले लो, ठीक है ना, या फिर गैप में ले लो, एक एक करके गैप छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। ये 1/2, जैसे मान लो कि ये 1/4 हो गया, ये 1/8 हो गया, ठीक है ना। अब मैंने ये 3 टर्म ले लिए, 3 टर्म ले लिए तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 1/4 का स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो फिर 1/16, दोनों सेम आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी 3 टर्म्स अगर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं एक एक गैप से भी ले सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये टर्म लिया, फिर मैंने 2 छोड़ दिए, फिर मैंने ये ले लिया, तो ये 4 लिया, ये 1/2 लिया, और फिर ये 2 छोड़ दिए तो अगला कितना होगा 1/16 आएगा ना, वैसे भी दिखाई दे रहा है, तो 1/16, तब भी ये क्या बनेगी, जीपी ही बनेगी। ध्यान रख लेना कि तब भी क्या बनेगी, जीपी बनेगी, और कंडीशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी यहाँ भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, कंडीशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी यहाँ भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो गैप में भी ले सकते हैं लेकिन गैप इक्वल होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये हो गई हमारे पास प्रॉपर्टी, कुछ याद रखनी है आपको। अब है हमारे पास क्वेश्चन कि इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी, ठीक है ना। तो ए बी सी ए पी में तो आपको पता ही है, इसका डबल 2b इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी होगा, ठीक है। एक्स वाई जेड जी पी में आपको अभी बताया था, एक्स वाई जेड जी पी में है तो इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स जेड के इक्वल होगा, एक्स जेड। ये 2 कंडीशन मेरे पास आ गई। यहाँ पे क्या प्रूव करना है, एक्स की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस ए इंटू जेड की पावर a माइनस बी इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना है, ये आपको प्रूव करना है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 लानी है, ठीक है ना। तो मैंने LHS ले लिया, x की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर, देखो y की जगह पे वैल्यू लगा दूं मैं, y की जगह पे वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो y की जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगी, √xz। दोनों साइड का मैं क्या कर दूंगा, अंडर ले लूँगा, स्क्वायर रूट कर दूँ। जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट किया मैंने तो y की वैल्यू कितनी आ गई, √xz। तो बेटा यहाँ लगा दो √xz, इसकी पावर कितनी है c माइनस ए इंटू जेड की पावर a माइनस बी, x की पावर b माइनस सी इंटू देखो x की पावर 1/2 और z की पावर 1/2, इन दोनों की पावर कितनी होगी, c माइनस ए इंटू जेड की पावर a माइनस बी। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा x की पावर b माइनस सी इंटू x पावर कितनी हो गई, c माइनस a/2 इंटू जेड पावर c माइनस a/2 इंटू जेड पावर a माइनस बी। देखो x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई c माइनस a में होगा और इसका भी होगा इसमें। तो अब देखो x की पावर दोनों को ऐड कर दूं, यहाँ x की पावर है, बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ भी ऐड हो जाएगी। तो x की पावर क्या हो जाएगी, b माइनस सी प्लस c माइनस a/2
ठीक है ना, और जेड की पावर भी ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा c माइनस ए बाई टू प्लस ए माइनस बी, दोनों की पावर ऐड कर दी। आप देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1 मान लूँ तो ये हो जाएगा बेटा 2b माइनस 2c एक्स की पावर 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a अपॉन 2, और z की पावर ये हो जाएगा c माइनस a प्लस 2a माइनस 2b अपॉन 2। बेटा z की पावर देखो, x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर देखो 2b और c में से 2c माइनस करेंगे तो माइनस c, तो ये माइनस c और माइनस से माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 2b माइनस कॉमन ले लूँगा c प्लस a हो जाएगा अपॉन 2 इंटू जेड की पावर देखो c मेरे पास है 2a माइनस a कर दूंगा, 2a माइनस a तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c प्लस a और माइनस 2b अपॉन 2। ठीक है बेटा, अब देखो x की पावर c प्लस 2b माइनस देखो c प्लस a कितने किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है, तो यहाँ 2b लगा दूंगा बाई 2 इंटू जेड की पावर, यहाँ भी c प्लस a की जगह पर 2b लगा दूंगा, 2b माइनस 2b बाई 2। तो बेटा क्या हो जाएगा x की पावर 0 इंटू जेड की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये 1 होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्या करना है वो कि जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। देखो ए और बी के बीच में जियोमेट्रिक मीन निकालना है। मान लीजिए कि ए और बी के बीच में एक जियोमेट्रिक मीन जी मान लिया, लेट जी बी द जियोमेट्रिक मीन। देखो एक ही टर्म होता है, जब एक टर्म होता है ना कोई दो क्वांटिटी के बीच में, जब एक टर्म होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है ना, और एक होता है तो सीधा आपको फॉर्मूला पता ही है, और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा का प्रोसीजर हम अभी बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे। तो एक टर्म अगर हमारे पास निकालना है, ये जी निकालना है, तो देखो जी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपको बताया था। अगर ये जी इसका दोनों का जियोमेट्रिक मीन है तो ये जीपी बनेगी, और जीपी बनेगी तो इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो जी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए बी, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट ए बी। तो ध्यान रखना कभी भी दो टर्म का दो वैल्यूज का अगर आपको जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे रूट ए बी, रूट ए बी से आपको जियोमेट्रिक मीन निकल जाएगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखना एक बात कि अगर हमारे पास देखो 4 9, ठीक है ना, अब 4 और 9 का मुझे निकालना है जियोमेट्रिक मीन। ठीक है ना, 4 और 9 का जियोमेट्रिक मीन निकालना है, मतलब एक टर्म ऐसा निकालना है कि जिससे ये जीपी बन जाए। 4 और 9 का जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो मैं क्या करूँगा, इसको जी मान लूँ, तो जी मान लूँ तो फॉर्मूला लगा दूंगा जी स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 36, तो जी कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना प्लस माइनस नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये देखो जी इक्वल टू 6 हो गया, तो इसका जियोमेट्रिक मीन हो गया 4 और 9 का 6। अच्छा, अगर -4 और -9 अगर ये दो टर्म है, इन दोनों के बीच का जियोमेट्रिक मीन निकालूंगा तो बेटा ये फिर आ जाएगा, फिर फॉर्मूला देखो, इसको फिर मैंने जी मान लिया तो ये जी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर फॉर्मूला प्लस माइनस होगा, ध्यान रखना, तो लेकिन हम माइनस हटाएंगे यहाँ से क्योंकि ये सारे क्या हैं प्लस हैं, दोनों प्लस हैं तो प्लस का आएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जी स्क्वायर इक्वल टू फिर 9 4 जा 36 हो गया, तो यहाँ भी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-6। लेकिन यहाँ दोनों नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव आएगा, आप प्लस हटा देंगे तो जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा यहाँ पर -6। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, अगर दोनों टर्म पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा जियोमेट्रिक मीन, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आएगा जियोमेट्रिक मीन। ठीक है ना, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो जियोमेट्रिक मीन फिर वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आप बात ध्यान रख लेना। ठीक है बेटा, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो जियोमेट्रिक मीन वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जियोमेट्रिक मीन तभी एग्जिस्ट करता है जब दोनों या तो पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। अब देखो जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, मान लीजिए ए है और ये मेरे पास बी है, इन दोनों के बीच में मुझे एन जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं। मान लो G1 G2 G3 अप टू सो ऑन Gn, मुझे ये फाइंड करने हैं। तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए मेरे पास n+2।
n प्लस 2th टर्म कितना हो गया, क्या है, b है। क्योंकि देखो n जियोमेट्रिक मीन तो ये हो गए, ये n जियोमेट्रिक मीन है और दो टर्म ये भी हैं, तो n प्लस 2 टर्म हो गए। अब n प्लस 2th टर्म कितना है मेरे पास, b है, इसका कॉमन रेशियो मैंने r मान लिया, तो फॉर्मूला क्या होगा n प्लस 2th टर्म का, a इंटू आर की पावर n प्लस 2 माइनस 1। फॉर्मूला बताइए आपको, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1। तो देखो n की जगह पे n प्लस 2 था यहाँ पे, तो n प्लस 2 माइनस 1 कर दिया, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा इक्वल टू b, यहाँ से r की पावर n प्लस 1 कितना हो जाएगा, b बाई ए, यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बाई ए की पावर 1 बाई n प्लस 1। जब यहाँ से मैं पावर हटाऊंगा n प्लस 1 तो क्या आ जाएगी, कहाँ जाएगी, डिवाइड में हो जाती है, n प्लस 1 यहाँ से हटेगी और दूसरी साइड में जाके 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगी, तो r की वैल्यू हो गई बेटा मेरे पास ये। अब आप कोई भी टर्म निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, देखो g1 निकालो, g1 कितना है ar, क्योंकि फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म क्या होगा ar। g2 निकालेंगे ar स्क्वायर, g3 निकालेंगे ar क्यूब, ठीक है, अप टू सो ऑन gn निकालेंगे, ठीक है, gn कितना हो जाएगा arn, समझ गए ना, gn क्या हो जाएगा, arn हो जाएगा। तो देखो बेटा g1 ar हो गया, तो a इंटू आर की वैल्यू लगाते जाओ, यहाँ पर b बाई ए की पावर 1 बाई एन प्लस 1, यहाँ पर लगाओ a इंटू बी बाई ए की पावर 2 बाई एन प्लस 1, यहाँ पर वैल्यू लगाओ a इंटू बी बाई ए की पावर 3 बाई एन प्लस 1, और यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे a इंटू बी बाई ए की पावर n बाई एन प्लस 1। तो ये आपके सारे टर्म यहाँ से आ जाएंगे। कभी भी कोई सा भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, तो सारे हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन्स यहाँ पर इस तरीके से आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, r की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। जब हम कॉमन रेशियो फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम g1 g2 g3 ये सारे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास g1 g2 g3 इसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है ना, अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बीच में, जैसा कि अभी बताया था g1 g2 g3 g4 अप टू सो ऑन gn। तो अब देखो मुझे इनका प्रोडक्ट करना है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट क्या आता है। प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है ना। तो देखो g1 g2 g3 g4 अप टू सो ऑन gn, वैल्यू रख दो इसकी। g1 की वैल्यू क्या होती है, ar स्क्वायर ar क्यूब ar4 अप टू सो ऑन arn, ठीक है बेटा। तो देखो n ज्योमेट्रिक मीन है, तो बेटा क्या करूंगा मैं, a इंटू ए n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, a रेज टू द पावर n हो गया, ठीक है ना। r की पावर ऐड हो जाएगी, देखो बेस सेम है तो r की पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन n, दैट इज इक्वल टू a की पावर n, ठीक है ना। और r की पावर कितना हो जाएगी, देखो इन सबको ऐड कर दूंगा 1 टू n, समेशन n वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना। अब मैं इसमें r की वैल्यू लगा दूंगा। आपको पता है r की वैल्यू क्या होती है, अभी जो मैंने फाइंड की थी r की वैल्यू क्या थी बेटा, b बाई ए की पावर 1 बाई एन प्लस 1, यही तो थी नहीं। तो ये वैल्यू आप निकाल दें, यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। तो r की वैल्यू कितनी है मेरे पास, b बाई ए की पावर 1 बाई एन प्लस 1 इंटू, देखो पावर कितनी है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, तो बेटा ये बन गया मेरे पास a रेज टू द पावर n इंटू बी की पावर कितना n बाई 2, b की पावर n बाई 2, और ये a की पावर भी n बाई 2 हो जाएगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, a की पावर माइनस n बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा बेटा a की पावर, देखो n माइनस n बाई 2, देखो a की पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, n में से n बाई 2 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n बाई 2 इंटू बी की पावर n बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a b की पावर, ठीक है, अंडर रूट ए बी, ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख लो पहले, a की पावर 1 बाई 2 b की पावर 1 बाई 2, इसकी पावर कितनी n, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ए बी की पावर n, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ a और b के बीच में जो जियोमेट्रिक मीन होगा उसकी nth पावर हो गई है। मतलब a और b का जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर एक ही निकालना हो तो आपको बताया था कि a और b का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट ए बी, तो ये क्या हो गया, a और b का gm हो गया। तो gm की उसके इन दोनों वैल्यू का जो gm होगा, उस gm की कितनी पावर है, nth पावर है, तो ये इसका प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना। कभी भी ध्यान रख लेना, अगर जो जियोमेट्रिक मीन्स हैं उनका प्रोडक्ट अगर आपको करना है तो फॉर्मूला लग जाएगा रूट ऑफ ए बी की पावर n, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रख लेना, ये आपका क्वेश्चन हो गया इस तरीके से ये टॉपिक। अब
प्रॉपर्टीज ऑफ ए एम एंड जी एम। आप लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए एम एंड जी एम। प्रॉपर्टीज ऑफ ए एम एंड जी एम। ठीक है बेटा, तो देखो दो नंबर हैं, इफ ए एम and GM of two numbers A and B, ठीक है ना, R A and G। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कि मैंने A और B दो नंबर हैं, इनका AM मान लिया मैंने A और इनका GM मान लिया मैंने G। ठीक है ना, कैसे? अगर A और B का AM A है तो इसका मतलब ये AP बनाएगा, और अगर A और B का GM G है तो इसका मतलब ये GP होगी। ध्यान रखना, ये AP होगी। बात समझ में आ रही होगी। अगर A और B का AM अगर A है तो इसका मतलब मैं A लगाऊंगा यहाँ तो ये AP बनेगी, और अगर उनका GM G है इसका मतलब ये GP बनेगी। तो बेटा यहाँ से 2A = A + B आ जाएगा। पता है आपको 2A = क्या हो जाएगा? A + B, क्योंकि बीच वाले का डबल इन दोनों का सम। और यहाँ पर G² कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो यहाँ से G की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √AB। जैसा कि आप जानते ही हो कि अगर बीच का नंबर निकालना है, मतलब जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो √AB फॉर्मूला होता है। तो अब बेटा मुझे क्या करना है कि मुझे ये चेक करना है कि AM और GM में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, AM > है या GM > है। तो देखो AM - GM करके देखते हैं। AM में से मैं GM माइनस करके देखता हूँ। तो देखो AM कितना है मेरे पास? AM मेरे पास क्या था? A + B/2। यहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है? A की वैल्यू कितनी आ रही है? A + B/2। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आ गया A + B/2 माइनस GM कितना? √AB। तो बेटा मैं इसको ले सकता हूँ A + B - 2√AB/2। और बेटा ये हो जाएगा AM - GM = कितना बनेगा? ये बन गया √A - √B का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो ये होल स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसका मतलब दिस इज > = 0। देखो होल स्क्वायर हो गया ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे यही आएगा। तो बेटा ये तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि AM - GM हमेशा क्या होगा? > 0, और AM > क्या होगा? GM। तो इससे मेरे को ये पता चल गया कि AM हमेशा क्या होगा? GM से ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा। इक्वल टू कब होगा? जब ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं तो AM हमेशा GM से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन आपकी ध्यान रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास। नेक्स्ट कंडीशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज A and B। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपको। जैसा कि आपको ये गिवन है, AM and GM ऑफ टू नंबर्स A and B आर, जैसे अभी आपको बताया था A = A + B/2 और G = √AB। ठीक है, तो देखो A और B किसी इक्वेशन के रूट्स हैं। मान लीजिए कि A और B किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी बेटा? इफ A and B आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं बेटा A और B, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? x² - सम ऑफ द रूट A + B × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? AB। तो ये बनेगी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ये दो नंबर हैं। दो नंबर का मैंने दो नंबर को क्या माना हुआ है? रूट माना हुआ है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो नंबर क्या है? रूट हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे पास क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें मैं वैल्यू लगा दूंगा x² - A + B की वैल्यू देखो यहाँ से लगाओ कितनी होगी? तो 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2AX प्लस AB की वैल्यू देखो यहाँ से लगाओ, दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा, AB की वैल्यू क्या मिल जाएगी? G² = 0। तो ये बेटा मेरे पास क्या बन गया? एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी दो वैल्यूज हैं, क्या है, ए और बी इसके रूट्स हैं, और ए और बी का ए और जी क्या है, ए एम और जी एम। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी, बट ए इज द ए एम ऑफ ए एंड बी एंड जी इज द जी एम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जी एम जी है और ए और बी का ए एम ए है, तो ये इक्वेशन आपका तैयार हो जाता है। आप देखिए इसके आगे, अगर आपको ये कंडीशन दे रखी है, अगर आपको ये कंडीशन दे रखी है तो इससे आपको रूट निकालने हैं। तो देखो रूट निकालने का फॉर्मूला फिर वही है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, x इक्वल टू माइनस बी। देखो माइनस बी, बी की वैल्यू ये है, तो माइनस बी कितना हो जाएगा 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 4a स्क्वायर, माइनस 4ac, 4ac का मतलब 4g स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 2a, 2a का मतलब 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 2a प्लस माइनस, अब देखो 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 नंबर आगे हमारे पास क्या हो गए, a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए प्लस माइनस, तो 2 नंबर हो गए जो कि हमारे पास ए और बी होंगे। तो क्या क्या होंगे, देखो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये 2 वैल्यू, इसके 2 रूट हो गए। कभी आपसे पूछने लग जाए कि बताओ वो 2 नंबर जिसके कि ये इक्वेशन है हमारे पास, ए क्या है, ए एम है, ए और बी का जी क्या है, इनके रूट्स का जी एम है, तो बताओ वो नंबर क्या होंगे, तो वो नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। तो ये ध्यान रख लेना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास के 2 नंबर्स हुज ए एम इज 25, ठीक है ना, और जी एम कितना है 20। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 नंबर आपको फाइंड करने जिसका कि ए एम कितना है 25, 2 नंबर हैं ए बी और इनका ए एम ए प्लस बी बाई 2 कितना है 25 और ए बी, ठीक है ना, और इनका ए एम 25 और जी एम कितना है 20, तो रूट ए बी इक्वल टू कितना है 20। तो बेटा यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, ठीक है बेटा। ए प्लस बी की वैल्यू 50 और ए बी की वैल्यू 400, तो हम क्या करेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 50 और ए बी की वैल्यू 400 हम इक्वेशन में लगा देंगे। कौन से इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, अगर मैं इनको रूट मान लूँ तो माइनस का 50x अब प्लस 400 इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन है, ए एम एंड जी एम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, ठीक है ना, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है, देखो ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जबकि ए एम एंड जी एम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 and 5, मतलब ए की वैल्यू 8 है और जी की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। उसने कहा है कि 2 नंबर्स का ए एम 8 है, जी एम उसका 5 है, तो बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो ए और जी का इसमें वैल्यू लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये हमारे पास जीएम का प्रोसेस, ये पूरा जीपी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, तो बेटा इनको अच्छी तरह से तैयारी करना आप, ठीक है ना। और भी जो डाउट्स वगैरह हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।